सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा नवम के विज्ञान के अध्याय 14 यानी कि प्राकृतिक संपदा इस अध्याय को देखेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे जल एक अद्भुत द्रव। तो इसमें हम जल के बारे में जानेंगे, जल कैसे हमारे लिए उपयोगी है। साथ में हम ये देखेंगे कि जल हमारे लिए कैसे एक द्रव की तरह काम करता है और जल कैसे प्रदूषित हो रहे हैं। जल पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े भाग पर उपस्थित है और ये भूमिगत भी होता है। जल की कुछ मात्रा जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में भी पाई जाती है। पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला अधिकतर जल समुद्र और महासागरों में है तथा ये खारा है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर, चाहे सतह के ऊपर या सतह के नीचे या वायुमंडल में जितने भी पानी मौजूद है, जितने भी जल मौजूद है, उसमें सबसे बड़ी मात्रा में हमें कहाँ मिल रहा है? समुद्र और महासागरों में। जबकि ये जल जो है वो पीने लायक नहीं है, इसमें बहुत सारे नमक घुले हुए रहते हैं और इसे हम खारा जल भी कहते हैं। शुद्ध जल बर्फ के रूप में दोनों ध्रुव पर और बर्फ से ढके पहाड़ों पर पाया जाता है। भूमिगत जल और नदियों, झीलों और तालाबों का जल भी शुद्ध होता है, यानी कि ये पीने लायक होता है। फिर भी इस जल की उपलब्धता विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है, यानी कि सब जगह हमें नदी नहीं मिलती है, सब जगह हमें तालाब नहीं मिलती है, या जो हमें भूमिगत जल है जो मेरे पीने लायक है वो भी सब जगह समान रूप से उपलब्ध नहीं है। गर्मी में अधिकतर स्थानों पर जल की कमी होती है। ऐसे में हम देखते हैं कि जल की आपूर्ति की व्यवस्था सही तरह से होने के लिए लोग नहीं होने के चलते लोगों को जल लाने में या जल को प्राप्त करने में बहुत अधिक व्यय भी होता है, बहुत ज़्यादा समय भी उसमें वो लोग को लगता है। ऐसे में हम एक क्रियाकलाप देख रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि बहुत से नगर निगम जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए जल संग्रहण की तकनीकों पर कार्य कर रहे हैं। तो जल संग्रहण एक ऐसा उपाय है जिसमें हम भूमिगत जल जो है उसके स्तर को बना के रख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है हम भूमिगत जल को बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं। इसके चलते भूमिगत जल का स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ऐसे में जब बरसात के दिनों में या वर्षा ऋतु में जब हमारे चारों तरफ वर्षा से पानी जो है या जल जो है वो बह के निकल जाते हैं, उसको हम लोग संग्रहण कर रहे हैं, उसको चाह रहे हैं कि हम उस ज़मीन में या मिट्टी में वो अवशोषित होके नीचे भूस्तर में जो जल है उसमें वो जुड़ जाए और हमारे जो भूमिगत जल का स्तर है वो समान रूप से बना हुआ रहे या उसका उन्नति हो, ताकि हम जब वर्षा ऋतु ना हो उस समय भी हम पीने का पानी पा सके और भविष्य में पानी का नहीं बिना पानी के रहने का खतरा जो हमारे ऊपर मंडरा रहा है उससे हम जूझ पाए। लेकिन जल इतना अधिक आवश्यक क्यों है, ये सवाल है। तो क्या सभी प्राणियों को जल की आवश्यकता है? सभी कोशिकीय प्रक्रिया जलीय माध्यम में होता है, यानी कि हमारी कोशिका के अंदर जितने भी हमारी प्रक्रिया चलती है, जैविक प्रक्रिया चलती है, वो जलीय माध्यम में ही होते हैं। इसीलिए जल के बिना जीवन संभव नहीं है। सभी प्रतिक्रिया जो हमारे शरीर में या कोशिकाओं के अंदर होती है वो जल में घुले हुए पदार्थों में होती है और शरीर के एक भाग से दूसरे भागों में पदार्थों का संवहन घुली हुई अवस्था में ही होती है। जैसे हम खाना खाते हैं, पचाया हुआ खाना जो है रक्त के साथ बह के शरीर के हर कोशिका में पहुंचती है, वो भी उसी घुली हुई अवस्था में ही होती है। या पेड़ पौधे जमीन से तरह तरह के खनिज को या मिनरल्स को, तत्व को जो वो अवशोषण कर रहे हैं वो भी जल में घुली हुई अवस्था में ही उसके जड़ों के द्वारा अवशोषित करके उसके पत्तों तक पहुंच रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जो भी हमारा अंदर ज़रूरत के सामान है वो घुले हुए माध्यम में ही एक जगह से दूसरे जगह वो संचरण हो रहे हैं।
साथ में हमें जीवित रहने के लिए जो पानी का मात्रा है वो भी हमारे शरीर के अंदर संतुलित रहना चाहिए। स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि खारे जल में नमक की अधिक मात्रा होने के कारण जीवों के शरीर उसे सहन नहीं कर पाता है। यानी कि स्थल में रहने वाले जितने जीव हैं उन्हें शुद्ध पानी चाहिए, वो खारा पानी को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो नमक शरीर में ज़्यादा हो जाएगा और नमक का संतुलन बिगड़ने से उसके जीवन पे खतरा आ जाएगा। इसलिए प्राणियों और पौधों को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए जल की स्रोतों की आवश्यकता है। जो जल खारा नहीं है, ऐसे जल की स्रोतों की आवश्यकता है। ऐसे में हम क्रियाकलाप देख रहे हैं, जैसे किसी नदी, तालाब या झील के समीप एक स्थान को हम चुनते हैं। मान लेते हैं कि 1 वर्ग मीटर इस क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न पौधे और जंतुओं की संख्या को हमें गिनना है और प्रत्येक प्रजाति को या स्पीसीज को हमको अलग अलग तरीके से गिनना है। तो ऐसे में और हम तुलना करेंगे किससे? जहाँ पे सूखा ज़मीन है या पथरीला ज़मीन है, उस जगह में हम देखेंगे कि कितने तरह की प्रजाति है या कितने तरह के प्राणी या पौधे वहाँ पाए जाते हैं। जब हम दोनों को तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि जहाँ जल की उपलब्धता ज़्यादा है वहाँ पे जंतु और पौधों के स्पीसीजों की संख्या है जो ज़्यादा है। उसके तुलना में जहाँ सूखे और पथरीले ज़मीन है वहाँ पे प्रजातियाँ कम हैं। तो इस तरह से अगर हम इस गणना जो है वो वर्ष में 2 बार करते हैं तो अब भी हम ये पाते हैं कि गर्मी के या सूखे मौसम में प्रजातियों की संख्या जो है वो कम रहती है और वर्षा के बाद वाले मौसम में जब पानी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है तो इस समय उस पर्याप्त पानी के मौजूदगी में जितने हमें प्रजाति या स्पीसीज मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि पानी की उपलब्धता के ऊपर जीवन कितना आसान हो जाता है या जीवन का संभव होता है, और जिसे हम जैव विविधता भी कह सकते हैं कि पानी की उपलब्धता ज़्यादा रहेगी तो जैव विविधता भी हमें ज़्यादा दिखने को मिलेगा, यानी कि प्रजाति हमें ज़्यादा मिलेंगे। तो इन क्रियाकलापों के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि किसी जगह पे अगर वर्षा की मात्रा को अगर हम नापते हैं तो किसी जगह में हम पाते हैं कि 200 सेंटीमीटर वर्षा है और किसी जगह पे 5 सेंटीमीटर वर्षा है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि किस में अधिक प्रकार की जीवन की उपलब्धता होगी। जहाँ वर्षा ज़्यादा है वहाँ अधिक तरह के जीवन की विविधता मिलेगी, यानी कि 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले जगह पे हमें जैव विविधता या जीवन की विविधता, हमें जीवन की उपलब्धता अधिक मात्रा में मिलेगी, जबकि 5 सेंटीमीटर वर्षा वाले में हमें कम मिलेगी। इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे भारत देश में जितने भी राज्य हैं उन राज्य में जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ जैव विभिन्नता ज़्यादा होगी और जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ जैव विविधता कम होगी। हम हमारा जो धारणा है उसको हम मानचित्र में देख के भी हम इसको मिलान कर सकते हैं कि हमें जहाँ दिखाई देता है ऐसा मानचित्र जहाँ कितना सेंटीमीटर वर्षा हमें सालाना होता है और वहाँ जैव विविधता किस तरह का है। इस तरह से हम तुलना करके हमारे एक निष्कर्ष में पहुँच सकते हैं कि वर्षा के ऊपर जैव विविधता किस तरह से निर्भरशील है। जल की उपलब्धता प्रत्येक स्पीसीज के वर्ग जो एक विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम है की संख्या को ही निर्धारित नहीं करती है, अपितु यह वहाँ के जीवन में विविधता को भी निर्धारित करती है। तो इस तरह से कि वहाँ पे जीवन का विविधता को भी वो निर्धारित करती है। लेकिन जैव विविधता के लिए जल के अलावा कुछ और भी आवश्यक तत्व है, दूसरे कारक भी है, जैसे तापमान, मिट्टी की प्रकृति, ये सब भी एक वहाँ पे जैव विविधता के लिए एक कारक है, महत्वपूर्ण कारक है, जहाँ जीवन की उपलब्धता या जीवन की विविधता को वो निर्धारित करती है। तो इस तरह से हम देखें कि जल एक ऐसा द्रव्य है जो जीवन के लिए ज़रूरत है। अब
ये इस प्राकृतिक संपदा या प्राकृतिक संसाधन जो हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक है, इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ भी आजकल हमारे द्वारा, हमारे क्रियाकलापों के द्वारा उसमें ऐसे तत्व मिल रहे हैं जो उसको अब वो अपना रूप या गुण को खो रहा है, जिसके चलते उस तरह का संसाधन को, उस जल को हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। इस स्थिति को हम लोग जल प्रदूषण के रूप में भी जानते हैं कि जल में ऐसे तत्व की मौजूदगी जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है या जल का गुणवत्ता को वो घटा रहा है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि कौन कौन तत्व ऐसे हैं जो जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। तो इसके लिए हम कीटनाशक उर्वरक को भी हम जानते हैं जो हम खेतों में उपयोग करते हैं, और इसका कुछ प्रतिशत जो है वो जल में चला जाता है, कुछ हमारे भूगर्भ जो जल स्तर है उसमें भी मिलता है, और कुछ जो है बरसात के पानी के साथ घुल के या नगर के नाले इसके माध्यम से वो पहुंचता है, नज़दीक के नदियों या झीलों तक पहुंचता है। इसके अलावा जो कल कारखाने हैं, फैक्ट्री है, वो हमारे शहर या गांव के नाले से होते हुए नदी या झील में पहुंचते हैं। तो ऐसे में कुछ कुछ ऐसे उद्योग भी है जो पानी को अपने जो भी उद्योग है उसमें वो शीतलन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ नियमित तरीके से गर्म होते हैं उपकरण, उसको ठंडा करने के लिए जल को इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इस्तेमाल किए हुए जल जब उस उद्योग से निकलता है तो जल का तापमान ज़्यादा होता है, तो ये उच्च तापमान वाले जल भी एक तरह से जल के प्रदूषण के कारण होते हैं, क्योंकि तापमान जब बदल जाते हैं तो वहाँ जीवित रहने वाले जीवों के ऊपर ये काफ़ी असर करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं गर्म जल जो है वो भी एक तरह का प्रदूषण है। अब जब बांध से जल को छोड़ा जाता है तो नदियों के जल के तापमान पर भी प्रभाव पड़ता है। गहरी जलाशय के अंदर जल सूर्य के द्वारा गर्म ऊपरी की सतह के जल की तुलना में शीतल होगा। ये सभी जलाशय में पाए जाने वाले जीवों के प्रकार को विभिन्न प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। ये कुछ जीवों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं तो कुछ को हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये इस प्रणाली में उपस्थित विभिन्न जीवों के संतुलन को भी बिगाड़ सकते हैं। यानी कि बांध से जब हम जल छोड़ते हैं तो उस समय भी तापमान का हम देख रहे हैं कि वहाँ तापमान का संतुलन बिगड़ रहा है। अब हम देखते हैं कि जल प्रदूषण शब्द का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं। हम निम्नलिखित प्रभावों को दिखाने के लिए जल प्रदूषण शब्द का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला है कि जलाशय में अनिच्छिक पदार्थों का मिलना। ये पदार्थ पीरकनाशी या उर्वरक हो सकते हैं जो खेतों में उपयोग होते हैं, यानी कि कीटनाशक या उर्वरक, या ये कागज उद्योग में प्रयुक्त होने वाले विषैले पदार्थ जैसे कि पारा के लवण हो सकते हैं। ये बीमारी फैलाने वाले जीव जैसे हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। दूसरा, इच्छित पदार्थों का जलाशय से हटना। बहुत जलाशय में बहुत सारे ऐसे पदार्थ भी रहते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये घटते जाते हैं, जैसे कि घुली हुई ऑक्सीजन, जिसे हम डिज़ोल्व ऑक्सीजन भी कहते हैं। ये जो घुली हुई ऑक्सीजन है ये पानी में रहने वाले पौधों और जीवों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, वो इसे उपयोग करते हैं अपने श्वसन के लिए। जलीय श्वसन में ये घुली हुई ऑक्सीजन से ही ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन इस घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, कम होते जाती है जैसे जैसे जल प्रदूषण बढ़ता है। और इसके चलते क्या होता है, जलीय जीवों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और जलाशय से अन्न पोषक की भी कमी हो सकती है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि तापमान में परिवर्तन। जलीय जीव जिस जलाशय में रहते हैं वहाँ के एक विशिष्ट तापमान के अनुकूल होते हैं, और उस तापमान में अचानक परिवर्तन के लिए खतरनाक होगा या प्रजनन की प्रक्रिया को भी प्रभावित करेगा। यानी कि वो जिस माहौल में पला बड़ा है या जिसमें रहता है उसका एक तापमान भी एक कारक है, या तापमान भी एक उसमें स्थिति है जिसमें अचानक अगर परिवर्तन आ जाता है तो वो उसका जो जीवन जो है वो विपरीत प्रभाव पड़ता है उसके जीवन पे।
विभिन्न प्रकार के जंतुओं के अंडे और लार्वा जो है तापमान परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। यानी कि अंडा का जो जीवन है, अंडा जो है वो भी खराब हो सकते हैं, या लार्वा का जो वृद्धि है उसका जीवन चक्र जो है वो भी प्रभावित हो सकती है इस तरह के तापमान परिवर्तन के चलते। तो ये था हमारे प्राकृतिक संपदा में जल एक अद्भुत द्रव्य और जल प्रदूषण के बारे में।